हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेव और दोस्तों आज आपके सामने लेकर के आया हूं जर्नल एंट्रीज की कहानी। मेरे दोस्तों, हमने सारे के सारे बेसिक्स कर लिए, अकाउंटिंग प्रोसीजर सीख लिए, तो अब ये समय आ गया है कि हम जर्नल एंट्रीज की तरफ चलें। अब जर्नल एंट्रीज जो है वो आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनका एक बेस है, समझ लीजिए अकाउंटिंग का बेस है। और जर्नल एंट्रीज के बेस के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें पहले ही सीख ली हैं। हमने पूरे के पूरे सिस्टम को सीख लिया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमने मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करना है अकाउंटिंग करते समय। ट्रेडिशनल अप्रोच भी सही है लेकिन थोड़ा सा उससे टाइम ज़्यादा लगता है, तो हमें तो कम समय में ज़्यादा काम करना है। दैट इज़ वाई वील फॉलो व्हाट वील फॉलो मॉडर्न अप्रोच। तो जर्नल एंट्रीज की कहानी शुरू करने से पहले एक और कहानी सुना देता हूं आपको। और ये कहानी है आप ही की, आप ही की कहानी। तो मान लो तुम अपने पिताजी के पास गए, पापा पापा मुझे एक बिजनेस शुरू करना है जी, क्लोथ्स का बिजनेस। 10 लाख रुपए चाहिए। उन्होंने कहा ले भाई ले, 10 लाख रुपए तेरे। इसके बाद आज के बाद मुझसे ज़िंदगी में कुछ मत मांगना, इसी से जो करना है करो। अब तुम्हारे पैसे हैं, तुमने कहा चलो जी बिजनेस शुरू कर लेते हैं। 1 जनवरी को तुमने पैसा लगाकर बिजनेस शुरू किया और इस जनवरी के महीने में कुछ सामान परचेज किया, कुछ कैश पर परचेज किया, कुछ उधार पर परचेज किया, कुछ आपने सामान बेचा, कुछ कैश पर बेचा, कुछ उधार पर बेचा। एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने जो है आपने अपने पास जो है सारी की सारी चीज़ें करने के बाद एक मोटे से रजिस्टर में सारी बातें लिख डाली कि 1 जनवरी को क्या हुआ, 2 को क्या हुआ, 3 को क्या हुआ, यानी पूरी डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जब आप कोई भी चीज़ डेट वाइज करते हैं दैट इज एक सिस्टम बन जाता है, वो कहलाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो एक मोटे से रजिस्टर में आपने क्या किया, सारी डिटेल्स लिखनी शुरू कर दी। 1 महीना ही बीता था, पिताजी ने बुला लिया, हाँ भाई आओ, क्या किया तुमने इस पूरे महीने में? आपने कहा जी बहुत कुछ किया, सामान खरीदा, बेचा और रेंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बहुत कुछ काम किया, सब दिए पैसे। तो उन्होंने पूछा कुछ दिखाओगे भी कि क्या किया या बोलते ही रहोगे? आपने कहा हाँ जी हाँ, क्यों नहीं। अपना मोटा सा रजिस्टर लाए और दिखाया, देखो जी ये परचेज की, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी। पिताजी ने कहा भाई ठीक है, ये तो समझ में आ गई, लेकिन ये तो बताओ कि सारी की सारी टोटल महीने में परचेज कितनी की? आपने कहा अभी बताता हूँ जी। कैलकुलेटर लिया, खटाखट खटाखट रिकॉर्ड उसको जो भी था टोटल करने शुरू कर दिए। पापा ने कहा बेटा अब मैं तुझसे कैश पूछ लिया तो 1 दिन और लगा देगा, सेल्स पूछ ली तो 1 दिन और लगा देगा, इसी में ही लगे रहोगे क्या? तो तुमने सोचा हाँ यार ये तो बात है कि मैंने डेट वाइज सब कुछ रिकॉर्ड तो कर लिया, हमने डेट वाइज लिख भी लिया कि मैंने कब परचेज किया, कब सेल किया, लेकिन अगर टोटल निकालना हो महीने का तब तो कुछ किया ही नहीं। तो तुमने सोचा चलो अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुमने तुमने ऑफिस में जाके सोचा कि यार जैसे हमारी एक टेलीफोन डायरी होती है कि मान लो किसी व्यक्ति का नाम एस से शुरू होता है तो हम सीधा एस में जाते हैं और एस के अंदर सारे के सारे नाम नजर आते हैं। तो ऐसा ही क्यों ना हम एक और पतला सा रजिस्टर बना के काम कर लें जिसमें एक एक पेज दे देंगे कैश को। पूरे के पूरे महीने में जितना कैश आया जितना गया वो सारा उसी पेज पर लिख देंगे। एक पेज पूरा डेडिकेट कर दिया परचेज को, जितनी महीने की परचेजेस हुई वो सारी वहां लिख दी। लाइकवाइज सेल्स, सैलरी, रेंट, सभी को एक एक पेज दे दिया। तो अब आपने क्या करना शुरू किया, डेट वाइज जो लिखा वो तो लिखा, लेकिन हर एक का पेज बना दिया। एक पेज ये कैश का बना दिया जी। पहला पेज कैश का बना दिया कि जितना कैश आया जितना कैश गया वो सारा एक ही जगह लिख दिया जाएगा। एक परचेज का बना दिया, चाहे कैश चाहे क्रेडिट, एक सेल का बना दिया, चाहे कैश या क्रेडिट, सब का एक एक पेज डेडिकेटेड बना दिया। तो बेसिकली किया क्या आपने? ये किया कि जिस क्लास का बच्चा था उसे उसी क्लास में भेज दिया। जैसे स्कूल में जाते थे तो भैया रिसेस हो जाती थी, राइट? सारे के सारे बच्चे ग्राउंड में चले गए, कोई खा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई मजे कर रहे हैं। और ये सारे के सारे बच्चे ग्राउंड में फैले हुए हैं। ये सारे के सारे बच्चे जो ग्राउंड में फैले हैं मिक्सअप है।
जैसे वो मोटे रजिस्टर में डेट वाइज जो आता गया लिखते गए। लेकिन जैसे ही बेल हुई, चलो भाई चलो अपनी क्लास में जाओ, तो भैया जिस क्लास का बच्चा था वो उसी क्लास में पहुंच जाएगा। करेक्ट और नॉट? जैसे कि क्लास एट्थ के बच्चे सारे एट्थ ए में चले गए जी, एट्थ बी वाले एट्थ बी में चले गए, टेंथ वाले टेंथ में, नाइन्थ वाले नाइन्थ में। तो ये समझ लो जिस क्लास का बच्चा उसे उसी क्लास में भेज दो। यानी क्लास क्या है और बच्चा क्या है, यानी स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टूडेंट जो है ये है जर्नल एंट्री। और वो जिस क्लास की है उसको उसी के लेजर में भेज दो, उसी के अकाउंट में भेज दो। तो अकाउंट्स बहुत सारे जिस बुक में बनाए जाएंगे वो लेजर कहलाएगा। तो जिस क्लास का बच्चा है उसको उसी क्लास में भेज दो। कैश का बच्चा कैश की क्लास में, चल भैया सेल्स के बच्चे सेल्स की क्लास में, ऐसे ही होगा। तो एक और पतला सा रजिस्टर बनाया जिसमें एक एक सेपरेट पेज, एक एक सेपरेट अकाउंट के लिए हमने डेडिकेट कर दिया। तो सेपरेट क्लास, सेपरेट उसका स्टूडेंट, राइट। तो सबसे पहले क्या किया गया, हमने बनाया जर्नल। आपने कहा जी जर्नल में हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी एंट्रीज लिख दी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने सारी की सारी एंट्रीज लिख डाली। यानी हमने वहां जो भी काम किया वो डेट वाइज था। 1 तारीख को जो जो भी काम हुआ हमने वो सब लिख दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कौन से अकाउंट से जुड़ा हुआ था काम। हमने ये नहीं देखा, हमने सीधा देखा अच्छा आज की डेट है, चलो भैया डेट वाइज इसके अंदर एंट्री कर लो। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या किया, आपने बना दिया उसको लेजर को। लेजर के अंदर आपने क्या कर दिया, आपने जिस क्लास का बच्चा था उसे उसी क्लास में भेज दिया। यानी आपने अकाउंट्स को क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। यानी आपने यहां जो काम किया वो क्लासिफिकेशन का किया, ठीक है। सबसे पहला जो आपने काम किया था वो था मेरे दोस्तों रिकॉर्डिंग का काम। क्या शब्द बोले मैंने, यहां जो आपने काम किया वो सबसे पहला जो काम था वो था रिकॉर्डिंग का काम। जर्नल में की जाती है मेरे दोस्तों रिकॉर्डिंग, क्योंकि पहली बार आपने चीज को रिकॉर्ड किया। फिर आपने लेजर में हर बच्चे को उसकी क्लास में भेज दिया, हर अकाउंट की एक उसका अकाउंट का पेज बना के उसकी क्लास में भेज दिया। ये क्लासिफिकेशन था। और अब आपने कहा लो जी लो, अब तो मैंने शानदार चीज बना ली, अब पापा पूछने दो, पापा जब पूछेंगे तो उनके सामने ले जाऊंगा। पिताजी ने पूछा हाँ भाई बताओ इस बार की परचेज कितनी थी। आपने कहा रुको जी, पापा ने कहा वही मोटे वाला रजिस्टर दिखाओगे अपना। आपने कहा नो, अब एक पतला रजिस्टर भी है जी। 1 मिनट रुको, आपने फटाफट पन्ने पलटने शुरू किया। हाँ जी ये रही परचेज, सेल, अच्छा ये लो जी सेल, अच्छा जी कैश, ये लो जी कैश। पापा ने कहा बस अब मैं बार बार पूछता ही रहूंगा, भाई कैश बताओ, सेल बताओ, परचेज बताओ, सारे पूछूंगा तभी पन्ने पलट पलट के सारे जवाब देते रहोगे। आपने कहा यार ये तो फिर जो है पापा ने जो है क्लास लगा दी। ठीक है पापा मैं अगली बार लेके आऊंगा कुछ ना कुछ। फिर आपने सोचा यार पापा पूछते क्या है, पापा ना फाइनल बैलेंस पूछ लेते हैं क्या था। ठीक है एक काम करता हूँ, सारे के सारे अकाउंट के जो लेजर हमने बनाए हैं, लेजर के अंदर अकाउंट्स बनाए हैं, उन सभी के फाइनल बैलेंस तो पूछते हैं। तो फाइनल बैलेंस सबके निकाल के एक ही पेज में उनकी समरी बना देता हूं। तो आपने क्या किया, आपने कहा लो जी लो अब मेरी समरी तैयार है। आपने अकाउंट्स के जितने फाइनल बैलेंसेस थे, फाइनल बैलेंसेस को आपने वहां पर लिख डाला। फाइनल बैलेंसेस जब आए तो आपने उसकी क्या बना डाली, आपने बेसिकली एक पेज की समरी बना डाली। माय डियर फ्रेंड्स, इसी को कहा जाता है समराइजेशन। दिस इज कॉल्ड समराइजेशन। समरी बना दी ना आपने, थोड़ी सी जगह यहां पर कम है
तो जो हमने यहाँ लिखा था, ये तीसरा स्टेप मैंने यहाँ लिख दिया। और माय डियर फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। मैं सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें जो इसका बेसिक सीखना था वो मैंने आपको बताया। तो बेसिकली जर्नल ये सबसे पहले बना। इस जर्नल में हमने क्या की? रिकॉर्डिंग की। फिर हमने क्या बनाया? हमने बनाया लेजर। इसमें हमने क्लासिफिकेशन किया। उसके बाद हमने बनाया ट्रायल बैलेंस। उसमें हमने समरी बना दी, समराइजेशन कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों की तीनों चीज़ें मिलकर कहलाती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये तीनों की तीनों चीज़ें मिलकर क्या कहलाती हैं? ये तीनों की तीनों चीज़ें मिलकर कहलाती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने की हैं और प्रिपेयर की हैं इस पूरी की पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए। जो आपने इस प्रोसेस को अपनाया, दिस इज नोन एज अकाउंटिंग प्रोसेस। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अकाउंटिंग प्रोसेस। और हर ट्रांजैक्शन को, जो भी फाइनेंशियल नेचर की है, मॉनेटरी नेचर की है, सब रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्डिंग आप करोगे जर्नल में, और उसमें क्या बनाओगे, क्या लिखोगे? उसे कहते हैं जर्नल एंट्री। और उसी रिकॉर्डिंग को क्लासिफाई करोगे लेजर में। उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। यानी जर्नल से जर्नल एंट्रीज निकाल के लेजर में पोस्ट कर दिया, यानी क्लासिफिकेशन कर दिया आपने। फिर उसके बाद उन लेजर का बैलेंसेस निकाले जाते हैं। उनके बैलेंसेस को फिर आप लेकर जाते हो, और उन बैलेंसेस को आप कहां पर शो करते हो? माय डियर फ्रेंड्स, उन बैलेंसेस को हम यहां पर शो करते हैं उनकी समरी दिखाते हुए। दिस इज कॉल्ड समराइजेशन। तो रिकॉर्डिंग है, क्लासिफिकेशन है, समराइजेशन है, यही आपका पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है। राइट। तो हमने जो ये सारा का सारा काम करना है, पहले हम जर्नल का चैप्टर करेंगे, फिर लेजर का चैप्टर करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस का चैप्टर करेंगे। करेक्ट। एक पूरा का पूरा आइडिया हो गया कि हम क्या करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने वाले हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट के प्रोसीजर मैंने बता दिए। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है जी? रिकॉर्डिंग का। ये सारा काम किस में होगा? ये सब होगा जर्नल में। जर्नल में हम क्या पास करेंगे? हम पास करेंगे जर्नल एंट्रीज। जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आएंगी फाइनेंशियल नेचर की, सबसे पहले, अब वही जो मैंने अकाउंटिंग प्रोसीजर में सिखाया था, सबसे पहले चेक करो जी अकाउंट्स इन्वॉल्व कितने हैं। सर सर सर, ये तो आपने हमें पहले ही करवा दिया। बिल्कुल हाँ, वैसा ही काम हमें यहाँ पर भी करना है। ये स्टेप 1 में अकाउंट्स इन्वॉल्व कितने हैं पहले रीड करना था इसे, है ना। रीडिंग के बाद हमने क्या किया? अकाउंट्स इन्वॉल्व कितने हैं, उसके बाद उनका नेचर चेक कर लो। एसेट है, एक्सपेंसेस है, लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल है। उसके बाद स्टेप 3 क्या है जी? इंक्रीज या डिक्रीज देख लो उसमें, और उसके बाद रूल्स को लगा दो, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो एसेट और एक्सपेंसेस के लिए क्या रूल था? बढ़ते समय ये डेबिट होंगे, घटते समय क्रेडिट होंगे। बोलिए यस और नो। और LIC, लाइबिलिटीज, इनकम और गेन और कैपिटल के लिए हमारे पास क्या था? इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगे तो डेबिट। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर करनी है। अच्छा, अब ध्यान से सुनने वाली बात है, ये स्टेप जो हमने फॉलो करने हैं, इसके साथ साथ कुछ बातें हमें जाननी ज़रूरी है। हालांकि थोड़ा बहुत मैंने जो भी बातें बताऊंगा उनका एक इंट्रो मैंने बीच बीच में आपको पहले ही दे दिया था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के चैप्टर में, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इन सारी की सारी बातों को ध्यान से समझेंगे। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि गुड्स के लिए हम 4 तरह के अकाउंट यूज करते हैं। और अच्छा, गुड्स की बातें हमने बाद में अकाउंटिंग प्रोसीजर में भी की थी। गुड्स के लिए 4 अकाउंट जो यूज किए जाते हैं वो है परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न। करेक्ट। परचेज क्या करती है? परचेज हमारे खर्चों को बढ़ा देती है, और सेल्स क्या करती है? वो हमारे रेवेन्यू, हमारी इनकम को बढ़ा देती है। और ये बात हम जानते हैं कि जो भी परचेजेस हैं वो कैश परचेजेस भी हो सकती हैं और क्रेडिट परचेजेस भी हो सकती हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। और जब आप कैश परचेज करोगे तो यानी पेमेंट करोगे, तो पेमेंट करने के 2 तरीके हैं। या तो भाई आप कैश से पे करोगे या चेक से पे करोगे, यानी बैंक के थ्रू। बैंक के थ्रू करोगे तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी बीच में ही आ गई, बैंक अकाउंट ट्रांसफर आ गया, आज की डेट में UPI पेमेंट्स है, वो सब पेमेंट कैश मानी जाएगी। ठीक है ना। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आपने उधार पे परचेज किया। अच्छा, जो
कैश पर माल बिक गया, इस बात को ध्यान रखिए, कैश पर बिका हुआ माल वापस नहीं होता, खराब हो तो बदल दिया जाता है, जनरली वो वापस नहीं होता। तो जहां पर भी आप परचेज की रिटर्न्स देखोगे, परचेज रिटर्न जहां पर भी देखोगे, वो उधार की परचेज में रिटर्न ज्यादा आती हैं। समझे मेरी बात कि नहीं? तो अगर कुछ नहीं लिखा तो हम ये मानेंगे कि उधार पर बेचा हुआ सामान रिटर्न हो गया। अब जो हमने खरीदी थी, उधार पर जो उसने हमें बेची, हमने जो उधार पर खरीदी हमने उसे वापस कर दिया भाई। सामान खराब था जी, हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं था, जो हमने आपको स्पेसिफिकेशन बनाए थे वैसा नहीं था, इसलिए हम सामान वापस कर रहे हैं। यानी हमने जो परचेजेस की थी वो सारी परचेज इसके कारण रिड्यूस हो गई। करेक्ट और नॉट? वो परचेजेस रिड्यूस हो गई। अब क्योंकि ये सामान आया था और रिटर्न होके वापस जा रहा है, इसीलिए इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, और रिड्यूस कर देती है ये हमारी परचेजेस को। यानी इस परचेजेस को अगर हमने रिटर्न कर दिया तो परचेज रिटर्न के कारण जो हमने खर्चे किए थे परचेज करते वक्त, वो खर्चे मेरे दोस्तों यहां पर घट जाएंगे, क्योंकि अब वो हमारी परचेज नहीं मानी जाएगी। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? उसके बाद अगर मैं सेल्स की बात करूं तो ये भी कैश सेल्स हो सकती है, क्रेडिट सेल हो सकती है। हम बेचने के बाद कैश ले लें या चेक से पैसा ले लें, किसी भी तरीके से ले लें या ऑनलाइन पैसा ले लें, वो सब कैश सेल्स मानी जाएगी, हमारे पास उसका पैसा आ गया। लेकिन अगर हमने उधार पर बेचा, इसका मतलब हमने अभी तक पैसा लिया नहीं है, लेना बाकी है। तो जिनको उधार पर बेचते हैं वो हमारे डेटर हो जाते हैं, जिनसे उधार पर खरीदा था वो हमारे क्रेडिटर थे। करेक्ट? लेकिन अल्टीमेटली तो सेल हो ही गई, यहाँ अल्टीमेटली परचेज तो हो गई, तो इससे हमारा रेवेन्यू तो उसी साल का बढ़ गया। अब सेल्स रिटर्न से क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड, जो माल हमने बेचा था वो वापस आ गया। क्यों वापस आ गया? क्योंकि खराब होगा, उनके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं होगा भैया, जैसा उन्होंने हमें बताया था हम वैसा नहीं बेच पाए, इसीलिए उसने हमें रिटर्न कर दी। रिटर्न्स अंदर आ रही हैं, इसीलिए रिटर्न इनवर्ड बोल दिया। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी सेल्स को रिड्यूस कर देती है, इससे हमारा रेवेन्यू घट जाता है। तो ये बातें सारी अपने दिमाग में रखिएगा। अब इसके अलावा हमारे सामने अब जो ये 6 पॉइंट्स आने वाले हैं, इन 6 पॉइंट्स का इस्तेमाल हम अपनी अकाउंटिंग करते वक्त हर वक्त करेंगे। तो गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी, डुअल एस्पेक्ट, मनी मेजरमेंट एंड अक्रूवल और ड्यू बेसिस, इन 6 चीज़ों को पहले अच्छी तरह कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो अकाउंट्स की सारी बातें हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आए। तो सबसे पहला जी, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब क्या है? कि बिजनेस की जो लाइफ है ना, वो इनफाइनाइट। क्या आज आपने देखा कि बिजनेस हमने शुरू किया तो उसकी डेट भी तय कर लेते हैं जी, 1 साल बाद बंद कर लेंगे? जनरली ऐसा नहीं होता। तो बिजनेस की लाइफ जो है वो इनफाइनाइट होती है, और अगर वो इनफाइनाइट है और आज हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो ज़रा बताइए, हमें अपने बिजनेस के जो भी रिजल्ट्स देखने हैं, तो वो क्या इनफाइनाइट लाइफ जब एंड हो जाएगी तब देखेंगे हम? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमने क्या किया? हमने उसको कई टुकड़ों में बांट दिया। हमें मालूम है कि बिजनेस एक लॉन्ग टर्म लेवल पर हम करने वाले हैं, कई साल चलेगा, तो हम उसको कई टुकड़ों में बांट देंगे। हर 1 साल बाद अपने बिजनेस को साथ साथ इवेल्युएट करते रहेंगे। और उसके अलावा आज हमें मालूम है कि लंबे समय के लिए हम बिजनेस को चलाने वाले हैं, तो इसी कारण से तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीद लेते हैं। बताइए, अगर मालूम हो कि हमने इस बिजनेस को 2 साल बाद बंद कर देना है, तो क्या कोई बिल्डिंग में पैसा लगाए? वो कहेगा इससे अच्छा तो किराए पे ले लो। कोई इतना बड़ा प्लांट लगाएगा, करोड़ों रुपए का कोई प्लांट लगाएगा कि चलो भाई खरीद लो इसे? नो, उसे मालूम है कहीं किराए पे ले लो भाई, 2 साल ही तो बिजनेस करना है। लेकिन अगर बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट है, तो हम बिल्डिंग जैसे फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम तो बहुत लंबे समय तक बिजनेस को करने वाले हैं। तो ये जो है अजम्पशन लेते हुए ही बिजनेस को किया जाता है, इसीलिए फिक्स्ड एसेट्स खरीदे जाते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि
बिजनेस की लाइफ बहुत लंबी है, वो एक इनफाइनाइट लाइफ है, तो हमें हमें अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस भी तो लगातार चेक करनी पड़ेगी कि हम सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो बिजनेस की परफॉर्मेंस को लगातार हम इवैल्यूएट करते रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि बिजनेस की लाइफ बहुत लंबी है। तो एक काम क्यों ना करें, हर साल बाद अपने बिजनेस का इवैल्यूएशन करेंगे और हर साल के हम अपने अकाउंट्स बना लेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक साल बाद अकाउंट्स अपने पूरे रेडी कर लेते हैं, लगातार बनाते रहते हैं, लेकिन हर साल बाद उसका कंपैरिजन शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। और यहीं से बन जाता है अकाउंटिंग ईयर, कि एक साल क्या बन गया, अकाउंटिंग ईयर, फिर अगला साल अकाउंटिंग ईयर। और अकाउंटिंग ईयर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल की 31 मार्च तक चलेगा। उसका रीज़न भी बता दिया था। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक के हम अकाउंट्स बनाएंगे। समझे मेरी बात क्या नहीं? 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर भी बोल देते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी बोल देते हैं। तो यही अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन है, जिसके कारण हम हर साल अकाउंटिंग को करते हैं। तो बिजनेस या अकाउंटिंग एंटिटी अजम्पशन जो है, अब ये तीसरा पॉइंट हमारे सामने आ गया। हमने ये बात पहले भी सीखी थी कि इन अकाउंटिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो बिजनेस एंड बिजनेसमैन both are different, separate from each other, and accounting is always done from the point of view of the business, business के point of view से करेंगे, and not from the point of view of the businessman, businessman के point of view से नहीं करते। This is what is known as accounting entity assumption, या हम इसे कहते हैं business entity assumption। ठीक है जी, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हर ट्रांजैक्शन का, हर इवेंट का डुअल एस्पेक्ट होता है, याद है, टू साइडेड इम्पैक्ट। ये सब बातें रिपीट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जब आप ये जर्नल करेंगे तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। टू साइडेड इम्पैक्ट होता है ऑफ एवरी, टू साइडेड इम्पैक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन, हर इवेंट का टू साइडेड इम्पैक्ट है। हमने उसको नाम भी दिया था डेबिट और क्रेडिट। इसी कारण से डबल एंट्री सिस्टम लूका पैसियोली ने बनाया था, राइट। इसी को डुअल एस्पेक्ट कह दिया जाता है। फिर आता है जी मनी मेजरमेंट अजम्पशन। अच्छा, मनी मेजरमेंट का मतलब क्या है जी? मनी मेजरमेंट का मतलब होता है, मनी मेजरमेंट का मतलब होता है, एक मिनट जरा चार्जिंग जो है वो चेक कर ली जाए। और जरा चार्जिंग को लगा दिया जाए और इसके बाद अपना काम किया जाए। वेट करिए जरा सी। चलिए, मेरा सारा काम सेटल। ठीक है जी, तो मनी मेजरमेंट अजम्पशन अकाउंट्स में तो हमने पहले ही सीख लिया जी। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, दे विल बी रिकॉर्डेड। इसके अलावा और वो चीजें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एनी ट्रांजैक्शन और इवेंट विच इज नॉट मेजरेबल in terms of money will never be recorded, however important it may be। जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज की ऑनेस्टी, वो हमारे बिजनेस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या उसे मनी में मेजर कर सकते हो? नो, इसीलिए उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ठीक है जी। फिर आता है जी अक्रूवल बेसिस और ड्यू बेसिस। अक्रूवल बेसिस और ड्यू बेसिस का मतलब क्या हो गया कि आज, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जर्नल एंट्री करते वक्त ध्यान रखिएगा इसका। जो ट्रांजैक्शंस हैं हम उसे रिकॉर्ड करेंगे उसी वक्त जैसे ही वो ड्यू हो जाती है। कैश के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमने उधार पर सामान बेचा इस साल में, उसके पैसे अभी नहीं मिल रहे। मान लो आज
28 मार्च है, साल खत्म होने में 3 दिन है। हमने किसी व्यक्ति को 2 महीने के उधार पर सामान बेच दिया, तो आज सेल हुई ना इसी साल में, लेकिन पैसा तो नहीं मिला। पैसा तो 2 महीने बाद मिलेगा, और 2 महीने बाद तो अगला साल आ जाएगा, अगला फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। तो बताइए मैं इस सेल को कब रिकॉर्ड करूं? इसी साल रिकॉर्ड करूं कि जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करूं? माय डियर फ्रेंड्स, it does not matter whether payment for that is made or not, received or not, likewise पैसा मिला या नहीं मिला, दिया या नहीं दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिकॉर्ड हम उसी साल में कर देंगे जब वो अक्रूवल हो गया उस ट्रांजैक्शन का। जैसे कि सेल मैंने इसी साल में किया, तो इसी साल अक्रूवल हो गया उस पेमेंट का, उस सेल का इसी साल हमने उसको ड्यू कर दिया, तो हम इसी साल रिकॉर्ड करेंगे। हम उधार पर खरीद के लाए, खरीदने के बाद पता चला जी पेमेंट तो अभी नहीं करनी, पेमेंट तो अगले साल होगी। यानी मान लीजिए अभी 2 महीने का टाइम है और 2 महीने में अगला साल आ जाएगा, तो पेमेंट तो इस साल नहीं हुई, पेमेंट अगले साल होगी, फिर भी उसकी रिकॉर्डिंग इसी साल होगी क्योंकि वो अक्रूवल आज हो गया। तो पेमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो ड्यू बेसिस पर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, कैश बेसिस पर नहीं। राइट, चलिए अब अकाउंटिंग ईयर की बात कर लेता हूं। आपको बताया था कि एक तो होता है कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है। दूसरा जी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च तक चलता है। तो इन दोनों में से आप जो भी अकाउंटिंग ईयर चूज करना चाहो वो चूज कर सकते हो। चाहे आप कैलेंडर ईयर को अपना अकाउंटिंग ईयर मान लो, इवन दैट इज ओके, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है भाई तुम अकाउंटिंग जैसे मर्जी करो, लेकिन जब आप हमारे पास टैक्स की कैलकुलेशन लेकर आओगे तो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर लेकर आओगे। यानी वो कैलकुलेशन 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होनी चाहिए। अकाउंटिंग आप अपनी जैसे बनाना चाहते हो बनाओ, लेकिन हमें तो अकाउंट्स 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स एक बात बताइए, जब मजबूरी है कि हमें फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अकाउंट्स बनाने ही बनाने हैं, तो क्यों ना सारे अकाउंट इसी से बनाएं, फिर कैलेंडर ईयर बना के हम अपने आप को क्यों डिस्टर्ब करें। तो इसीलिए सारे के सारे लोग इसी फाइनेंशियल ईयर को यूज करते हैं, इसी अकाउंटिंग ईयर को यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो अगले लेवल पर जाने से पहले सबको याद दिला दूं भैया, लेना है तो एसेट और देना है तो लायबिलिटी। ये क्यों याद दिलाया जा रहा है जानते हो? क्योंकि इस चीज का आने वाली जितनी भी जर्नल एंट्रीज है उनमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है। क्योंकि पूरा बिजनेस ही क्या है, लेन देन, डेबिट और क्रेडिट, लेना है तो एसेट, देना है तो लायबिलिटी। ये चीजें अच्छी तरह से याद करके चलिए, अकाउंटिंग आपके लिए आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। तो अब आपको मैं बता दूं कि हम अब जर्नल एंट्रीज की जब शुरुआत करेंगे तो उस जर्नल एंट्रीज के अंदर हमने करना क्या है वो सुन लो। जर्नल एंट्रीज बहुत सारी हैं, मैंने सारी की सारी जर्नल एंट्रीज के डिविजन्स कर दिए, ठीक है जी, उसके डिविजन्स कर दिए और उसको ना लेवल्स में बांट दिया है। एक है लेवल 1, थोड़ा आसान वाला, आसान जर्नल एंट्रीज। दूसरा है जी लेवल 2, थोड़ा सा उससे ऊपर का लेवल, मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है कि नहीं। और लेवल 1 में भी हमने सारी की सारी जर्नल एंट्रीज करनी है, मैंने उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी एसेट से जुड़ी हुई सारी एंट्रीज इकट्ठी कर दी, एक्सपेंसेस से जुड़ी सारी एंट्रीज इकट्ठी कर दी, लायबिलिटीज, इनकम्स, कैपिटल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है, गुड्स से जुड़ी हुई और एंट्रीज, गुड्स का और क्या हो सकता है, इनके मैंने बहुत सारे क्या बना दी, हेडिंग्स बना दी, उन सबको इकट्ठा कर दिया। बैंक से जुड़ी एंट्रीज ये सारी इकट्ठी कर दी। तो इस तरीके से जैसे लेवल 1 में एंट्रीज होंगी वैसे ही लेवल 2 में एंट्रीज होंगी। हमने उनको कैटेगराइजेशन कर दिया है, अलग अलग कैटेगरी की एंट्रीज कितने रूप से आ सकती हैं, उनके कैसे नाम आ सकते हैं, कैसे वो क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको मैंने अलग अलग लेवल्स में बांट के आपके लिए बिल्कुल तैयार किया है। ये जो सेशन था ये था प्रीलिमिनरी बेसिक सेशन, इंट्रो सेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज। अगले सेशन में मैं आपको सीधा लेवल 1 की जर्नल एंट्रीज करना सिखाऊंगा, राइट। तो अगले लेवल पर जाने से पहले इस लेवल को अच्छी तरह से कर लीजिए। यहाँ पर जो बातें थी, जो बेसिक थे, उसको दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि जर्नल एंट्री करते वक्त मैं इन्हीं का इस्तेमाल करूंगा, राइट। सो मुलाकात होगी अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच।